हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 4 में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 में एलिमेंट्री सेक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन। सबसे पहले एलिमेंट्री सेक्शन किसको कहते हैं या इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि फाइनली हम लोग तो सबसे पहले सब स्टेशन, फिर फीडिंग पोस्ट, फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग पोस्ट और फाइनली एलिमेंट्री सेक्शन। तो चलिए इस टॉपिक को देखिए। हेडिंग यहाँ जो हम बनाए हैं, हेडिंग है आपका एलिमेंट्री सेक्शन। तो देखिए एलिमेंट्री सेक्शन को हम थोड़ा सा आपको पहले समझाने का कोशिश किए हैं कि क्या चीज़। तो देखिए लिखे हैं सब सेक्शन डिस्टेंस ऑफ 10 to 15। सब सेक्शन, एक सब सेक्शन के बाद दूसरा सब सेक्शन जो करते हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है 10 से 15 किलोमीटर के बीच। कहीं कहीं देखिएगा तो 10 किलोमीटर, कहीं 11 किलोमीटर, कहीं 12 किलोमीटर और मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक सब सेक्शन में हम लोग बांटते हैं। Subsection distance of 10 to 15 kilometer is also too lengthy in case of fault requiring repair and maintenance of long duration। बोलता है कि अगर हम मेंटेनेंस पर्पस से सबसेक्शन को मेंटेनेंस करते हैं तो 10 से 15 किलोमीटर भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है मेंटेनेंस पर्पस में, और साथ ही जब फॉल्ट हो और उस समय जब रिपेयर करें उस दौरान बहुत ज़्यादा ये डिस्टेंस हो जाता, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब सेक्शन को फर्दर डिवाइड कर देते हैं एलिमेंट्री सेक्शन। लॉजिक समझिए, सब सेक्शन हम लोग तो करते हैं सब सेक्शनिंग से, बट सब सेक्शनिंग के दौरान जो होता है डिस्टेंस मोटा मोटी एक सब सेक्शन से दूसरे सब सेक्शन के बीच का 10 से 15 किलोमीटर रखते हैं। अब जब फॉल्ट होता है, ऊपर में जो OHE लाइन है उसमें अगर फॉल्ट हो गया या आपका मेंटेनेंस करना हो तो ये डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर लेंदी डिस्टेंस हो जाता है। सो दैट वी टेक अ सबसेक्शन ऑल्सो डिवाइडेड और फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री सेक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री सेक्शन में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। देखिए लिखे हैं टू इंश्योर रैपिड आइसोलेशन ऑफ फॉल्ट ऑन OHE and to facilitate maintenance work each subsection is further divided into elements। मतलब कि हमारा मेंटेनेंस क्विकली हो सके, हमारा फॉल्ट लोकेलाइजेशन क्विकली हो सके, बहुत कम टाइम में फॉल्ट को हम लोकेलाइज कर लें और फिर बहुत कम टाइम में उसको मेंटेनेंस कर लें। बहुत कम टाइम में हम मेंटेनेंस अगर कर लेते हैं तो सिस्टम बहुत जल्दी फिर रनिंग कंडीशन में हम ला सकते हैं, या फॉल्ट भी अगर आ रहा है तो फॉल्ट को डिटेक्ट करके सॉल्व कर लेंगे जो फॉल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और फिर लाइन को नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको इतना बात तो आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें टू एडजेसेंट एलिमेंट्री सेक्शन आर सेपरेट बाय इंसुलेटेड ओवरलैप ब्रिज्ड बाय आइसोलेटर व्हिच आर मेनली ऑपरेटेड एट नो लोड। अब कहता है एलिमेंट्री सेक्शन जो है हम लोग का, उसमें क्या करते हैं, तो एलिमेंट्री सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं दोनों सेक्शन को, यानी कि इनकम कंडक्टर जो होता है बाय द यूज ऑफ इंसुलेटेड ओवरलैप ब्रिज। किससे करते हैं, इंसुलेटेड ओवरलैप ब्रिज के थ्रू, जिसमें हम लोग आइसोलेटर यूज करते हैं, जो मेनली ऑपरेट हम लोग उस आइसोलेटर को कब करते हैं, नो लोड कंडीशन में। तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन को कैसे अरेंज करते हैं। तो एलिमेंट्री सेक्शन को मेनली हम लोग इंसुलेटेड ओवरलैप ब्रिज में आइसोलेटर के हेल्प से उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। और ये जो इसमें आइसोलेटर लगा रहता है वो आइसोलेटर किस केस में ऑपरेट होता है, नो लोड कंडीशन। वैसे भी हम आइसोलेटर के बारे में आपको बता चुके हैं कि आइसोलेटर नो लोड कंडीशन में ही ऑपरेट करते, कभी भी लोडेड कंडीशन में हम आइसोलेटर पे कभी भी वर्क ना करते, ना ही उसको क्लोजिंग करते, ना ही उसको ओपनिंग करते। तो मोटा मोटी आपको हम ये समझाने का कोशिश की कि एलिमेंट्री सेक्शन होता क्या।
ठीक है। चलिए, तो एलिमेंट्री सेक्शन आप समझ गए कि सब सेक्शन को ही फर्दर डिवाइडेड करके एलिमेंट्री सेक्शन बनाते हैं। और एलिमेंट्री सेक्शन से हमको क्या होता है सर कि फॉल्ट को लोकेलाइजेशन करने में आसानी होता है, मेंटेनेंस करने में आसानी होता है। और इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटेड ओवरलैप ब्रिज का यूज करते हैं जिसमें आइसोलेटर लगा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया एलिमेंट्री सेक्शन का डिफिनेशन या उसका अरेंजमेंट को आप समझे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास मिसलेनियस इक्विपमेंट एट कंट्रोल पोस्ट यानी कि सीपी और स्विचिंग स्टेशन। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन है उस सब स्टेशन में और उसके बाद जो पोस्ट हम लोग बनाते हैं, चाहे फीडिंग पोस्ट हो, सेक्शनिंग पैरेललिंग अरेंजमेंट जो करते हैं, फीडिंग पोस्ट से फीड जो करते हैं, तो जितना भी सेक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं सब में हम लोग का इक्विपमेंट लगा रहता है, इक्विपमेंट लगा रहता है। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि कंट्रोल पोस्ट जो हम लोग बनाते हैं या फिर हम लोग का स्विचिंग स्टेशन जहाँ हम लोग आइसोलेटर यूज करते हैं, बस बार यूज करते हैं, स्विच करने के लिए जहाँ यूज करते हैं स्विचिंग इक्विपमेंट, तो इसमें जो मिसलेनियस इक्विपमेंट है वो कौन कौन सा मिसलेनियस इक्विपमेंट है। हेडिंग क्या है, गौर कीजिएगा। हेडिंग है मिसलेनियस इक्विपमेंट एट कंट्रोल पोस्ट या इसी को हम लोग सीपी बोलते हैं, कंट्रोल पोस्ट और स्विचिंग स्टेशन। ठीक है, स्विचिंग स्टेशन। नेक्स्ट हम लोग का इसी टॉपिक को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला चीज है कि देयर आर सम मिसलेनियस इक्विपमेंट आर यूज्ड एट कंट्रोल पोस्ट रिटन बिलो। कंट्रोल पोस्ट में जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट यूज करते हैं वो क्या क्या है। पहला है लाइटनिंग अरेस्टर, जो आप लोग पढ़े हुए हैं लाइटनिंग अरेस्टर। दूसरा है आपका ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। तीसरा है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। चौथा है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर AVR। और पांचवा है बैटरी चार्जिंग यूनिट एंड बैटरी। इतना आपका मिसलेनियस इक्विपमेंट है जो सीपी पे हम लोग यूज करते हैं, कंट्रोल पोस्ट पे या स्विचिंग स्टेशन में यूज करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में हम लिखे हैं, लाइटनिंग अरेस्टर इज प्रोवाइडेड एट कंट्रोल पोस्ट टू प्रोटेक्ट एवरी सबसेक्शन अगेंस्ट द वोल्टेज सर्ज। लाइटनिंग अरेस्टर का काम ही होता है कि वोल्टेज जो एकाएक ड्यू टू लाइटनिंग फेनोमेना के कारण, थंडरिंग के कारण जो सर्ज वोल्टेज आता है उसको, उससे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ कौन सा सिस्टम है हम लोग का, यहाँ मेनली ओवरहेड सप्लाई लाइन है, तो उसमें हम लोग सब सेक्शन या हर एक सेक्शन बोलिए, सब सेक्शन तो हम यहाँ बोल दिए, जो भी सेक्शन है, सेक्शनिंग पहले सब स्टेशन फीडिंग पोस्ट, हर एक जगह लाइटनिंग अरेस्टर हम मोटा मोटी लगा के रखते हैं। Every subsection against the voltage surges. Each earth connected to lightning arrestor should have copper equivalent area of 50 mm²। यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर में जो हम लोग रड का यूज करते हैं जो अर्थ से कनेक्ट करने के लिए, उस इक्विवेलेंट कॉपर रड का जो डायमीटर होता है या एरिया बोल सकते, डायमीटर नहीं बोलिए, एरिया बोलिए, एरिया जो क्षेत्रफल जो होता है वो 50 mm² होता है, क्षेत्रफल जो होता है 50 mm² होता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग सर्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हर एक सब सेक्शन में। कहाँ लगाते हैं, हर एक सब सेक्शन में हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है वो करता क्या है कि 25 kV जो सप्लाई मिलता है उसको स्टेप डाउन करके 230 वोल्ट बनाता है। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 25 kV जो हम लोग का स्टैंडर्ड वोल्टेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का सप्लाई है उसको स्टेप डाउन करके 230 वोल्ट सिंगल फेज बनाता है, और उससे जिससे हम एक्स्ट्रा जो भी इक्विपमेंट है उसको रनिंग करवाते हैं। इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, पावर रेटिंग 10 kVA होता है, 10 kVA इसका पावर रेटिंग होता है। वोल्टेज 25/230 वोल्ट। अब इसके बारे में हम कुछ लिखे होंगे, देखिए क्या लिखे हैं। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के सबसे पहला रेटिंग आपको याद होना चाहिए, लगभग यही रेटिंग का रहता है 25/230 वोल्ट, 10 kVA का कैपेसिटी का रहता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर इज इंस्टॉल्ड टू प्रोवाइड 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, 50 हर्ज रिक्वायर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट, चार्जिंग द बैटरी, सिग्नलिंग एंड लाइटनिंग इंस्टॉलेशन।
मतलब हमारा जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन में भी बैटरी चार्जर लगा होता है, बैटरी को चार्ज करते हैं रिले को ऑपरेट करने के लिए। लाइटनिंग चाहिए, फैन कूलर लगा हुआ रहता है, मोटर लगा रहता है उसको चलाने के लिए। इसके बाद रिमोट कंट्रोल आरसी रूम जो रहता है, आरसी इक्विपमेंट, जितना भी रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट है सारे को चार्ज करने के लिए हमको 230 वोल्ट की ज़रूरत होता है, जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से हम लोग अचीव कर पाते हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, ये सब क्या है, सब मिसलेनियस इक्विपमेंट। कौन सा इक्विपमेंट है, मिसलेनियस इक्विपमेंट, जो कंट्रोल पोस्ट पे यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट कहाँ यूज करते हैं, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रोवाइड कंटिन्यूअस इंडिकेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सप्लाई टू ईच सब सेक्टर एट द रिमोट कंट्रोल सेंटर। रिमोट कंट्रोल सेंटर पे हम लोग ये देखने का कोशिश करते हैं पीटी से कि हर एक सब सेक्शन में जो है आपका सप्लाई ऑफ वोल्टेज एक समान है। देयर हैव नो much amount of voltage fluctuation from one sector या one section to another section with the help of monitoring potential transformer। पीटी के थ्रू हम लोग इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है एवीआर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। एवीआर ये क्या करता है सर, तो लिखते हैं इसके बारे में, इट रेगुलेट्स लिमिट द वोल्टेज फ्लक्चुएशन टू ऑन द सेकेंडरी साइड फॉर फ्लक्चुएशन ऑन द प्राइमरी साइड। एवीआर का काम है कि हम जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उस फ्लक्चुएशन को ऑटोमेटिकली मैनेज करना, इसलिए एवीआर बोलते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। माने ऑटोमेटिकली जितना वोल्टेज प्राइमरी में उस हिसाब से सेकेंडरी में होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट करके स्टेप अप करके आपका वोल्टेज के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, या जो रिक्वायर्ड है उतना, जो स्टैंडर्ड है उतना वो करेगा। नेक्स्ट है बैटरी चार्जिंग यूनिट एंड बैटरी। बैटरी चार्जिंग यूनिट मतलब तो समझते हैं वो एक तरह से स्पेस जहां हम लोग बहुत सारे बैटरी को ले जाके चार्ज करते हैं, तो उसको बैटरी चार्जिंग यूनिट बोलते हैं। और बैटरी तो आप समझते ही हैं जिसमें हम लोग फाइनली चार्ज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू, वो चार्ज स्टोर होता है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में। तो लिखे हम, फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिमोट कंट्रोल upper equipment and circuit breaker battery are needed, therefore battery charging arrangement is provided at each control। पर हर एक सीपी पे बैटरी चार्जिंग पॉइंट बना रहा था और बैटरी भी लगा रहा था, जिससे हम लोग रिले को डीसी सोर्स से जो सप्लाई देते हैं, रिले का ऑपरेशन आप लोगों को हम बताए होंगे 110 से लेके 130 वोल्ट डीसी जो हम लोग सप्लाई देते हैं सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के लिए, यही बैटरी बैंक लगा रहता है यहाँ, इसके थ्रू हम लोग सप्लाई देते हैं। तो अभी हम मोटा मोटी आपका क्या डिस्कस किए, हम डिस्कस किए मिसलेनियस इक्विपमेंट एट कंट्रोल पोस्ट और स्विचिंग स्टेशन। ये शॉर्ट नोट्स कितना बार पूछा है, 4 नंबर का, राइट डाउन द मिसलेनियस इक्विपमेंट एट कंट्रोल पोस्ट एंड एक्सप्लेन इट, 4 नंबर का पूछता। चलिए ये टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो टॉपिक का क्या नाम है सर, मेजर इक्विपमेंट ऑफ सब स्टेशन। मतलब एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन है, एसएस है, इस एसएस में मेजर इक्विपमेंट क्या क्या है मेरे पास। तो मेजर इक्विपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसफार्मर, दूसरा है सर्किट ब्रेकर और तीसरा है इंटरप्टर। तो एक सब स्टेशन में इक्विपमेंट बहुत सारे लगे होते हैं, बट यहाँ अगर आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा तो वो सिर्फ पूछ रहा है, या टॉपिक में जो दिया हुआ वो कह रहा है मेजर इक्विपमेंट एट सब स्टेशन। कौन सा सब स्टेशन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन में मेजर कौन कौन सा इक्विपमेंट है। तो मेजर इक्विपमेंट हम जानते हैं ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन के लिए और इंटरप्टर ऑपरेशन के लिए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये तीनों आपका है। तो देखिए लिखे भी हैं, देयर आर फॉलोइंग इक्विपमेंट्स एट सब स्टेशंस आर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर। ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ लिखे होंगे, क्या लिखे हैं, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर आर स्पेशली डिजाइन ट्रांसफार्मर व्हिच आर डिफरेंट देन द ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। कहता है ट्रैक्शन के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन या पावर ट्रांसफार्मर में जो यूज करते हैं उससे डिफरेंट होते हैं, उससे डिफरेंट ये होता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा, स्पेशलिटी ऑफ ट्रैक्शन। अब हम तो समझ गए कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है या पावर ट्रांसफार्मर उससे डिफरेंट होता है ट्रैक्शन का ट्रांसफार्मर। तो क्या डिफरेंस होता है,
डिफरेंस तो समझ गए, ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप टिक कर लीजिएगा कि ट्रैक्शन सबस्टेशन ट्रांसफार्मर इज डिफर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफर। बट व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ट्रैक्शन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में क्या स्पेशलिटी होता है, क्या अलग होता है नॉर्मल ट्रांसफार्मर से जो हम डिस्ट्रीब्यूशन या पावर जनरेशन में यूज करते हैं। तो देखिए इसके बारे में लिखे हैं स्पेशलिटी ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। पहला, कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज, मतलब ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का अगर कैपेसिटी देखिएगा, कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज टू विदस्टैंड सेवरल ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब बहुत सारे विदस्टैंड सेवरल ऑपरेटिंग, अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशन में भी ये खुद को विदस्टैंड कर लेता। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका इट रिक्वायर्स हैविंग हाई शॉर्ट टाइम पीक कैपेसिटी। ये जो होता है हाई शॉर्ट टाइम पीक, व्हाट डू मीन बाय हाई शॉर्ट टाइम पीक कैपेसिटी, मतलब है कि बहुत कम देर के लिए अगर एकाएक वोल्टेज में स्पार्क आता है या एकाएक आपका शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में भी ये ट्रांसफार्मर अपने आप को विदस्टैंड कर लेता, अपने आप को अस्थिर रखता है, ठीक है, विदस्टैंड कर लेता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, इन दिस ट्रांसफार्मर ए क्लास इंसुलेशन प्रोवाइडेड विथ वाइंडिंग। इसमें क्लास ऑफ इंसुलेशन अगर आप पढ़िएगा ABCD इस टाइप का के क्लास ऑफ इंसुलेशन होता है, मटेरियल का क्वालिटी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन या पावर ट्रांसफार्मर में जो क्लास ऑफ इंसुलेशन देते हैं उसके रिस्पेक्ट में ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में जो क्लास ऑफ इंसुलेशन देते हैं वो ज़्यादा अच्छा देते हैं। एक क्लास ऑफ इंसुलेशन, ये याद रखिएगा किस क्लास ऑफ इंसुलेशन देते हैं, ए इंडिकेशन ऑफ लेटर है जिसके थ्रू ए क्लास ऑफ इंसुलेटर हम लोग या इंसुलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गया जो उससे डिफरेंट होता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, वाइंडिंग इज स्पेशली डिजाइन टू विदस्टैंड स्ट्रेस ऑफ फ्रीक्वेंट शॉर्ट सर्किट ऑन 25 kV OH। 25 kV जो हम लोग का OH ये ओवरहेड इक्विपमेंट, उसके कारण जो शॉर्ट सर्किट अगर हो तो वाइंडिंग में इतना कैपेसिटी होना चाहिए प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग में कि वो उस चीज़ को विदस्टैंड कर सके, इसलिए उसको स्पेशली डिजाइन करते हैं उस स्ट्रेस को सहने के लिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है द स्पेशलिटी ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज टू टेक ओवरलोड एज फुल। ओवरलोड कंडीशन में अगर ट्रांसफार्मर को आप रनिंग करा रहे हैं तो उसमें कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर ओवरलोड जो है 50% तक है, 50% है तो 15 मिनट तक रह सकता है ओवरलोड। अगर ओवरलोड या लोड जो है 100% है तो 5 मिनट तक ओवरलोड 100% से ज़्यादा पे रह सकता है। और ओवरलोड अगर 120% है तो इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफार्मर को हम लोग आइसोलेट कर लेंगे। 50% फॉर 15 मिनट तक आप चला सकते हो, 100% है तो 5 मिनट तक, और 120% है तो इंस्टेंटली हम लोग उसको ओवरलोड कंडीशन में ट्रिप करा देते हैं। तो 50% 15 मिनट के लिए, 100% 5 मिनट के लिए और 120% इंस्टेंट। ये क्या है सर? ये परसेंटेज ऑफ ओवरलोड है, परसेंटेज ऑफ ओवरलोड है, यानी कि टोटल जितना लोड कैपेसिटी है उससे अगर 50% बढ़ जाए लोड, उससे अगर और ज़्यादा 100% हो जाए और उससे 120% अगर लोड हो जाए, ठीक है, तो कितना देर तक हम ट्रांसफार्मर उसको सह पाएगा, किसको? ओवरलोड को। तो ओवरलोड को 50% 15 मिनट तक सह पाएगा, 100% अगर है तो 5 मिनट तक, और 120% तक इंस्टेंटेनियसली क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को हम लोग ट्रिप करा देंगे या प्रोटेक्शन स्कीम के थ्रू ब्रेक कर देंगे। तो ये पॉइंट था जो ट्रांसफार्मर में नॉर्मल ट्रांसफार्मर से अलग होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज करते हैं। तो चलिए ये था ट्रांसफार्मर के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी में ट्रांसफार्मर में ही हम लोग का टैप चेंजर लगा रहता है। क्या लगा रहता है ट्रांसफार्मर में? टैप चेंजर लगा हुआ रहता है। तो टैप चेंजिंग अरेंजमेंट को एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या लिखे हैं कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज जनरली प्रोवाइडेड विद ऑफ लोड टैप चेंजर। अब टैप चेंजर के बारे में अगर पढ़िएगा, टैप चेंजर के बारे में अगर पढ़िएगा, टैप चेंजर के बारे में, टैप चेंजर मेनली 2 टाइप का होता है, ऑन लोड टैप चेंजर, ऑन लोड टैप चेंजर, एक होता है ऑफ लोड टैप चेंजर, ऑफ लोड टैप चेंजर। ऑन लोड ऑफ लोड क्या होता है सर? मतलब ऑन लोड मतलब कि आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में सप्लाई आ रहा है, सेकेंडरी में लोड लगा और उसके दौरान ही आप टैपिंग को चेंज कर रहे हो, सेकेंडरी में टैपिंग को चेंज कर रहे हो और वोल्टेज को घटा बढ़ा रहे हो।
इसको बोलते हैं ऑन लोड टैप। ऑफ लोड टैप चेंजर मतलब कि आपका प्राइमरी में सप्लाई है, सेकेंडरी में सप्लाई है, लेकिन जब सेकेंडरी लोड से कनेक्टेड है, पावर डिलीवर कर रहा है, उस समय आप टैप को नहीं चेंज करते, मतलब वोल्टेज को नहीं घटाते बढ़ाते हो बाय द यूज ऑफ टैपिंग। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले लाइन लोड को डिस्कनेक्ट करते हैं, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं लोड साइड में, और फिर टैप को चेंज करते हैं, यानी कि वाइंडिंग का जो टैपिंग पॉइंट है उसको चेंज करते हैं और फिर तब लोड को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ जो हम लोग यूज कर रहे हैं सर, हम लिखे भी हैं, क्या लिखे हैं, लिखे हैं यहाँ कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज जनरली प्रोवाइडेड विद ऑफ लोड टैप चेंजर। ये ऑब्जेक्टिव पूछा है कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजर यूज करते हैं किस टाइप का, तो टिक कीजिएगा ऑफ लोड टैप चेंजर यूज करते हैं। द प्राइमरी इज कनेक्टेड विद द ग्रिड नेटवर्क वेयर अ वोल्टेज इज मेंटेन विद इन द परमिसिबल लिमिट। और ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी रहता है वो मेनली ग्रिड से रहता है, तो उसमें लगभग वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। सेकेंडरी में ही आपका क्या था, फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज देखने को मिलता है, और साथ ही इसमें हम वोल्टेज को चेंज भी कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ टैप चेंजर। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये तो हो गया टैप चेंजिंग अरेंजमेंट हो गया, टैप चेंजिंग अरेंजमेंट हो गया। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर क्या है, तो सर्किट ब्रेकर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पूरा किसमें, स्विच गियर प्रोटेक्शन में। तो सर्किट ब्रेकर इज अ स्विच विच ऑपरेट ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्टी कंडीशन सच एज ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज। माने कि सर्किट ब्रेकर क्या है सर, तो सर्किट ब्रेकर एक स्विच है सर जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है किस केस में, अंडर फॉल्टी कंडीशन सच एज, कौन कौन सा फॉल्टी कंडीशन, सच एज ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ये मेनली जो होता है लाइन में, इसको हम लोग बचाते हैं बाय द यूज ऑफ सर्किट ब्रेकर। टू सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड इन ट्रैक्शन सबस्टेशन। मेनली ट्रैक्शन सबस्टेशन में दो सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं, एक ट्रांसफार्मर साइड सर्किट ब्रेकर और दूसरा फीडर साइड सर्किट ब्रेकर। एक ट्रांसफार्मर के तरफ सर्किट ब्रेकर लगाते हैं और एक फीडर की तरफ सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। लिखे हैं, ट्रांसफार्मर साइड सर्किट ब्रेकर विल बी ऑपरेट ओनली अंडर अ फॉल्ट कंडीशन विद इन द ट्रांसफार्मर एंड नॉर्मली इन क्लोज्ड पोजीशन। याद रखिएगा, सर्किट ब्रेकर हम दो साइड लगाते हैं, एक ट्रांसफार्मर के साइड लगाते हैं और एक फीडर के साइड लगाते हैं। तो ट्रांसफार्मर के साइड जो सर्किट ब्रेकर लगाते हैं वो तब ऑपरेट होगा, नॉर्मल तो किस में क्लोज रहेगा, लेकिन फॉल्टी कंडीशन में, अंडर फॉल्ट कंडीशन विद इन द ट्रांसफार्मर वो ऑपरेट होगा, एंड नॉर्मली क्या रहेगा, वो इन क्लोज पोजिशन में रहेगा, क्लोज रहेगा नॉर्मली। वेयर एज फीडर साइड, और फीडर साइड में जो सर्किट ब्रेकर लगा रहेगा ऑपरेट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट, बिना प्रेजेंस का भी ये ऑपरेट होगा, और फॉल्टी कंडीशन ऑन द ओवरहेड लाइंस। ब्रेकर ऑपरेट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट, बिना प्रेजेंस के फॉल्ट के भी ये ऑपरेट हो सकता है, और फॉल्टी कंडीशन में तो ऑपरेट होगा ही होगा। ठीक है, फॉल्टी कंडीशन में तो ऑपरेट होगा ही होगा ऑन द ओवरहेड लाइन। OHE में अगर किसी भी टाइप का फॉल्ट होता है तो फीडर साइड का सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। रेटिंग की अगर बात करें, रेटेड कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग होता है, करंट रेटिंग अगर देखिएगा तो 750 एम्पियर एट 25 kV ब्रेकर का कैपेसिटी होता है। कि रेटेड कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर कितना, 750 एम्पियर करंट है 25 kV वोल्टेज पे। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर अकॉर्डिंग टू द टाइप आर एक्सटिंक्शन, एक तरह से बोल सकते हैं आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम के आधार पे, आर्क को जो हम लोग एक्सटिंक्ट करते हैं उसके आधार पे बहुत सारा सर्किट ब्रेकर को हम लोग यूज करते हैं, जैसे एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सबसे सर्किट ब्रेकर। इन सब स्टेशन एप्लीकेशन मोस्टली मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर इज यूज। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर इज मेनली यूज्ड इन सब स्टेशन, यूज्ड इन सब स्टेशन। मोस्टली हमारे सब स्टेशन में जो है मिनिमम ऑयल, या बोल सकते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं, और साथ ही मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर बोल सकते हैं, या ऑयल सर्किट OCB भी बोल सकते हैं, OCB, ठीक है, OCB, ठीक है, OCB हम लोग बोलते हैं, OCB मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर या OCB, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर या OCB, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर या OCB बोल सकते हैं, ठीक है।
ओवरऑल टाइम ट्रिपिंग टाइम ऑफ MOCB, यहाँ लिख दिए हम MOCB मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर इज 0.14 सेकेंड, यानी कि ट्रिपिंग टाइम जो होना चाहिए, कितना देर में ट्रिप करना चाहिए, वो 0.14 सेकेंड है, एज कंपेयर टू कंपोज ऑफ 0.5 सेकेंड फॉर रिले ऑपरेशन एंड 0.1 सेकेंड फॉर ओपनिंग द ब्रेकर कॉन्टैक्ट, यानी कि 0.5 सेकेंड रिले के ऑपरेशन में और 0.1 सेकेंड फॉर द ओपनिंग ऑफ द ब्रेकर कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये डाटा है, याद रहेगा तो ठीक है, लेकिन इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट एक सब स्टेशन में जो नेक्स्ट इक्विपमेंट लगा रहा था वो लगा रहा था इंटरप्टर। पहला ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा सर्किट ब्रेकर और तीसरा इंटरप्टर। इंटरप्टर के बारे में देखिए क्या लिखे हैं, इट इज़ द नॉन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। इंटरप्टर जो है कभी भी वो फॉल्टी कंडीशन में आपका ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होगा। इंटरप्टर को हमेशा मैन इंटरफेसिंग के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी कि ह्यूमन का इंटरफेसिंग होता है, मतलब मानव के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, या फिर मोटर के द्वारा भी हम लोग ऑपरेट करते हैं, मोटर भी लगा रहता है और मोटर को हम लोग स्विच देते हैं, स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इंटरप्टर ओपन होता है। तो हम लोग लिखे हैं इट इज़ द नॉन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल्ड एट द फीडिंग कॉमा सबसेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। कहाँ कहाँ लगा रहा था, फीडिंग पोस्ट में भी लगा रहा था, सबसेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में भी आप इंटरप्टर देख सकते हैं। दिस इज नॉट प्रोवाइडेड विथ प्रोटेक्टिव रिले एंड दे कैन नॉट ऑपरेट ऑटोमेटिक। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कोई भी रिले वगैरह नहीं लगा रहता है, ये नॉर्मल ऑपरेट किया जाता है, इससे ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, और न ही ये ऑटोमेटिकली कभी भी ऑपरेट होगा। इन द इवेंट ऑफ एनी फॉल्ट, फॉल्ट के कंडीशन में भी ये कभी नहीं, इसको कोई मतलब नहीं, फॉल्ट हो न, ये ऑपरेट नहीं होगा जब तक आप इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, इसको जब तक स्टाफ ऑपरेट नहीं करेगा। Operate automatically in the event of any fault occurs in the system. It mainly capable for opening and closing the overhead equipment. OHE equipment को तभी opening और closing करता है by remote control from remote control by traction power controller। या तो हम इसको ह्यूमन इंटरफेस से या मोटर लगा हुआ, मोटर को हम लोग स्विच देते हैं, मोटर स्टार्ट होता है और आइसोलेट इंटरप्टर को ओपन कर देता। तो चलिए अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं, ये मेरा क्लास 4 है और इस क्लास 4 में हम लोग डिस्कस किए हैं मेजर इक्विपमेंट एट सब स्टेशन डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री सेक्शन डिस्कस किए, फिर मिसलेनियस इक्विपमेंट एट कंट्रोल पोस्ट एंड स्विचिंग स्टेशन डिस्कस किए, और लास्ट जो हम लोग का पॉइंट था अभी मेजर इक्विपमेंट एट सब स्टेशन, जिसमें ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े, ट्रांसफार्मर के रेटिंग के बारे में पढ़े, सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़े, सर्किट ब्रेकर का रेटिंग के बारे में पढ़े, इंटरप्टर के बारे में पढ़े, इंटरप्टर का फंक्शन के बारे में पढ़े। तो फाइनली हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 का जो यूनिट 1 था पावर सप्लाई अरेंजमेंट, इसका टॉपिक 2 को हम अभी कवर कर लिए, एक मिसलेनियस इक्विपमेंट, दूसरा मेजर इक्विपमेंट एट सब स्टेशन। और इस क्लास में हम कोशिश किए हैं आपको कि इसको बहुत अच्छे से समझाएं, और आई थिंक हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा 5वां क्लास, उसमें हम इस यूनिट 1 को फिनिश करेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं 5वां क्लास में, और फिर वहाँ जो भी इसमें बचा हुआ कंसेप्ट है वो सारे डिस्कस करेंगे और इस यूनिट को फिनिश करेंगे। आप लोग से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्त को भी बताइए, जिससे मैक्सिमम आदमी तक इस नॉलेज को पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो चलिए इसी आप लोग इतना पेशेंस के साथ रुके, सुने इस वीडियो को, और जो भी आप सुने डेफिनेटली आपको लाभ ही मिलेगा, आपको ज्ञान में आपका इजाफा ही होगा। तो इसी उद्देश्य से इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, तो आपको इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह इस वीडियो को देखें, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपको और भी अच्छे से हेल्प करेगा इस यूनिट को समझने में। तो चलिए एवरीवन, थैंक यू फॉर एवरीवन appearing in this class. Next we meet on class 5. Okay, thank you everyone.